हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में मैं आपके सेकंड पेपर के एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा। टॉपिक है नेपोलियन थ्री। इस सेशन में मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार नेपोलियन थ्री ने फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य की स्थापना की। साथ ही साथ मैं उसकी गृह नीति की भी चर्चा करूंगा। 1848 की तृतीय फ्रांसीसी क्रांति ने लुई फिलिप को सिंहासन से हटा दिया। सिंहासन मुक्त होने का कारण बनी ये क्रांति लुई फिलिप के पतन के पश्चात फ्रांस के नेताओं ने वहाँ एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी। इस अस्थायी सरकार में गणतंत्रवादी, समाजवादी एवं श्रमजीवी नेता सम्मिलित थे, लेकिन प्रमुखता गणतंत्रवादियों की थी। अतः गणतंत्रवादियों के प्रमुख नेता लामार्तीन ने घोषणा किया, अब फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना हुई है और राजशाही की समाप्ति हुई है। लामार्तीन देश की आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्ण विनाश आवश्यक समझता था। इसके विपरीत समाजवादियों के नेता लुई ब्लॉक गणतंत्र सरकार को साधन मात्र समझता था। उसकी दृष्टि में लक्ष्य की पूर्ति तो समाजवादी सरकार की स्थापना से ही हो सकती थी। अतः शीघ्र ही इस अस्थायी सरकार दो दलों में विभाजित हो गया। प्रथम समाजवादियों का दल था एवं द्वितीय गणतंत्रवादियों का दल था। अस्थायी सरकार ने देश के लिए नवीन संविधान के निर्माण हेतु एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्वाचन कराया। 4 मई 1848 के असेंबली अधिवेशन में फ्रांस में पुनः गणतंत्र की स्थापना की घोषणा करते ही समाजवादियों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह को भड़का दिया। फ्रांस में कई जगह विद्रोह हुए। गणतंत्रवादी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल गार्ड और सेना के मदद से इन विद्रोहों का दमन कर दिया। ये नेशनल असेंबली ने एक संविधान का निर्माण किया फ्रांस के लिए। इस नई संविधान जिसमें गणतंत्रीय शासन की स्थापना की गई थी, इसमें एक व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था थी। साथ ही साथ वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित एक राष्ट्रपति की भी व्यवस्था की गई थी। 10 दिसंबर 1848 को संपन्न राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल 5 उम्मीदवार में क्वेगनेक तथा लुई नेपोलियन 2 प्रमुख उम्मीदवार थे। जनतंत्रवादी क्वेगनेक की अपेक्षा लुई नेपोलियन बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। यह लुई नेपोलियन महान का भतीजा था। नेपोलियन जो आगे चल के नेपोलियन 3 के रूप में नवीन द्वितीय फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करता है। इस समय वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ 1848 के निर्वाचन में। नेपोलियन 3 की चर्चा कर लेते हैं, लुई नेपोलियन की चर्चा कर लेते हैं। नेपोलियन 3 जो लुई नेपोलियन था का जन्म 1808 में पेरिस में हुआ था। उसका पिता लुई बोनापार्ट हॉलैंड का शासक रह चुका था। नेपोलियन महान, नेपोलियन द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के पश्चात बोनापार्ट दल के प्रतिनिधि और नेता के रूप में वह फ्रांस में अपने चाचा की भांति साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। विभिन्न राजनीतिक दल की अक्षमता के कारण राजनीतिक दृष्टि से अस्त व्यस्त फ्रांस की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जो एक ऑर्डर की आवश्यकता थी फ्रांस को, इन राजनीतिक दल की अक्षमता के कारण वह फ्रांस में स्थापित नहीं हो सकी थी।
अतः उसने नेपोलियन महान की भांति फ्रांस की राजनीतिक स्थिति सुव्यवस्थित करने के लिए अपने सम्मुख 4 उद्देश्य रखे। पहला, शांति की स्थापना, क्रांति के सिद्धांतों की रक्षा, राष्ट्रीयता के सिद्धांत की रक्षा और चौथा, धर्म की स्थापना। अपने इन्हीं उद्देश्यों के क्रम में उसने राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण करने के अवसर पर अपने उद्देश्यों के पालन करने हेतु शपथ लिया और जनता को आश्वस्त किया कि वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से पालन करेगा, उसको लागू करेगा। साथ ही साथ उसने जनता को आश्वस्त किया कि वह उनके प्रभुसत्ता को आदर करता है और करता रहेगा। इस प्रकार लुई नेपोलियन जो कि नेपोलियन महान का भतीजा था, फ्रांस के गणतंत्रीय सरकार का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। जनता से उसको समर्थन हासिल होने लगा। जनता उसमें नेपोलियन महान की छवि देखने लगी। जनता की भावनाओं के अनुरूप सेना को अपने पक्ष में करता हुआ वह 2 दिसंबर 1852 को नेशनल असेंबली को भंग कर देता है और प्रशासन हस्तगत कर लेता, अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है और अपनी शासन की स्थापना कर देता है। अतः फ्रांस में 1789 की भांति एक बार फिर द्वितीय गणतंत्र अल्प समय में ही समाप्त हो गया तथा द्वितीय साम्राज्य की स्थापना हुई। लुई नेपोलियन सम्राट नेपोलियन III बन गया, सम्राट नेपोलियन तृतीय। अब द्वितीय साम्राज्य की स्थापना के बाद नेपोलियन तृतीय ने नए शासन विधान की स्थापना की। सम्राट पद ग्रहण करते ही नेपोलियन III ने फ्रांस को एक नया संविधान दिया। देश के नवनिर्मित संविधान के अंतर्गत सम्राट संपूर्ण शक्ति का केंद्र था। सारी शक्तियां सम्राट में निहित थी। मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनको पद के हटाने का अधिकार सम्राट के पास था। शासन विधान जो बनाए गए थे उसमें 2 सभाएं थी। प्रथम व्यवस्थापिका सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। इस सभा में जनता द्वारा नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति अत्यंत ही सीमित होती थी। सर्वाधिकार सम्राट के पास था। व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होने वाले इस सभा में का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। दूसरी सभा जो थी उसे सीनेट कहा गया। संविधान की व्याख्या एवं संशोधन के अधिकार क्षेत्र वाली सीनेट में मुख्यतः सम्राट द्वारा मनोनीत सेना एवं चर्च के पदाधिकारी होते थे। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय ने एक तंत्रवादी शासन की स्थापना की। इस एक तंत्रवादी शासन में निर्वाचन की व्यवस्था तो थी, परंतु पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण इलेक्शन निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से संपन्न नहीं होते थे। सरकार विरोधी प्रेस का कठोरता से दमन करने के साथ ही विपक्षी उम्मीदवारों की सभा एवं प्रचार कार्य के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय ने एक तंत्रीय यूनिटरी गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसमें सर्वाधिकार सम्राट के पास था। नेपोलियन तृतीय द्वारा जिस एक तंत्रीय नवीन विधान का गठन किया गया था, उससे स्पष्ट था कि वह फ्रांस की जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता का दमन करना चाहता है। उसकी गृह नीति इस दृष्टिकोण पर आधारित थी कि फ्रांस की जनता सुख, समृद्धि, स्वच्छ प्रशासन, सुव्यवस्था
की पक्षधर थी, ना कि राजनीतिक स्वतंत्रता की। इस प्रकार वो जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता, सुख समृद्धि और एवं स्वच्छ प्रशासन सुव्यवस्था की स्थापना के द्वारा छीनना चाहता था। इसी पर आधारित उसके गृह नीति की चर्चा करते हैं। गृह नीति के अंतर्गत उसने जो कार्य किया उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उसने एक कठोर प्रशासन एवं सुव्यवस्था की स्थापना की, एन एफिशिएंट गवर्नमेंट। क्या किया उसने? निरंकुश प्रशासन की स्थापना कर नेपोलियन III ने राज्य की संपूर्ण शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली। समाजवादियों का दमन, प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध तथा विरोधियों को जेल एवं निर्वासित कर दिया गया। साथ ही साथ कठोर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। इसके साथ उग्रपंथियों एवं प्रतिक्रियावादियों को अपने पक्ष में करते हुए निर्वाचन एवं वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई और दरबार की शानो शौकत और आकर्षित बनाने का प्रयास किया गया। सन 1860 में उसके खिलाफ विरोध बढ़ता चला गया। विरोधियों को अपने पक्ष में करने हेतु उसने संविधान में संशोधन किया। संविधान में हुए परिवर्तन से व्यवस्थापिका सभा एवं सीनेट को सरकारी नीति की आलोचना का अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही साथ सभा की कार्यवाही को प्रकाशन होने लगा। इतने होने पर भी संविधान में परिवर्तन के बावजूद नेपोलियन तृतीय का विरोध नहीं हुआ। कोई भी राजनीतिक दल उसके पक्ष में ना हुआ। निरंतर विरोध की प्रबलता के फलस्वरूप 1863 के चुनावों में विरोधी प्रबल बहुमत से विजय हुए। तो इस प्रकार कठोर प्रशासन की स्थापना के बावजूद उसका विरोध कम नहीं हुआ नेपोलियन तृतीय का। अब उसकी आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। शासक के रूप में उसने कई आर्थिक सुधार राष्ट्रपति बनने के समय से ही लागू करना प्रारंभ कर दिया था। मध्यम वर्ग को अपने पक्ष में करने हेतु उसके हित का ध्यान दिया गया। नेपोलियन तृतीय ने आर्थिक क्षेत्र में अधिक उदार नीति रहे। ये मध्यम वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए व्यवसाय पर से सरकारी नियंत्रण हटा लिया गया। सेंट साइमन के आर्थिक उदारवाद से प्रभावित नेपोलियन तृतीय ने कारखानों को सहायता प्रदान किया, कारखानों की स्थापना के लिए, और साथ ही साथ बचत बैंकों की स्थापना की। उसका उद्देश्य इंग्लैंड के सदृश फ्रांस के औद्योगिक विकास करना था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कई कदम उठाए। जो कदम उठाए वो थे, प्रथम उसने बैंकों की स्थापना की। औद्योगिक विकास के लिए साख की आवश्यकता होती है, साख क्रेडिट की आवश्यकता होती है। उसको ध्यान में रखते हुए 1852 में उद्योगों को पूंजी सुलभ कराने हेतु पेरियर बंधुओं की 1852 में पेरियर बंधुओं की मदद से क्रेडिट मोबिलियर नामक एक बड़े बैंक की स्थापना की। क्रेडिट मोबिलियर नामक बैंक की स्थापना की गई। क्रेडिट फ्रांसियर नामक दूसरे बैंक की भी स्थापना की गई। साथ ही साथ बैंक ऑफ फ्रांस के कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि कर दी गई। अब बैंक ऑफ फ्रांस को भी ऋण देने की सुविधा प्राप्त हो गई। इस प्रकार उसने फ्रांस की औद्योगिक विकास करने का प्रयत्न किया। औद्योगिक विकास के साथ ही मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई। अब मजदूरों को सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की नेपोलियन तृतीय ने। गणतंत्रवादियों एवं समाजवादियों पर अपने प्रभुत्व
की स्थापना हेतु नेपोलियन III ने श्रमिक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए सस्ते आवास एवं बीमा योजना लागू की। 1863 और 1864 के कानूनों के प्रावधानों के अनुसार मजदूरों को क्रमशः अपने संघ का निर्माण तथा हड़ताल करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। यानी मजदूर अपना संघ भी बना सकते थे, हड़ताल भी करने का उनके पास अधिकार था। श्रमिकों की कार्यावधि में कमी की गई, काम करने की सीमा उनको लिमिट कर दिया गया कि इतने घंटों ही उनको काम करना है। साथ ही साथ अवकाश में भी वृद्धि की गई। ये मजदूरों को जो सुविधा प्रदान की जा रही थी उसका उद्देश्य नेपोलियन III का था कि वह समाजवादी दल के तरफ ना जाए, वो उन नेपोलियन III के पक्ष में ही रहे। इन सब के बाद नेपोलियन III ने कृषि के विकास का भी कार्य किया। कृषि की उन्नति के लिए पर्याप्त ध्यान दिया नेपोलियन III ने। उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि समितियां का गठन किया गया। कृषि शिक्षा के लिए कृषि विद्यालय खोले गए। अच्छे उत्पादन हेतु पारितोषिक की व्यवस्था की गई। इस प्रकार के कार्यों से कृषि उत्पादन एवं कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त उसने लोक निर्माण के भी कार्य किए। नेपोलियन III ने सड़कों, नहरों, पुलों और रेलों के निर्माण के अतिरिक्त पेरिस, अल्सेस एंड लॉरेन आदि नगरों में सुंदर एवं विशाल इमारतों का निर्माण कराया। वॉरेन हासमैन के निर्देशन में पेरिस की सड़कें चौड़ी करवाई गई। पेरिस में अनेक बाग लगवाए गए। पेरिस की सुंदरता एवं आकर्षण के कारण द्वितीय साम्राज्य की राजधानी पेरिस यूरोपीय देशों के लिए प्रतीक बन गई। इस प्रकार पेरिस की शानो शौकत बढ़ गई। पेरिस अन्य यूरोपीय राज्यों की राजधानी के लिए एक प्रतीक सा बन गई। फिर नेपोलियन तृतीय ने उसकी धार्मिक नीति की चर्चा करते हैं। नेपोलियन तृतीय ने कैथोलिक धर्म को एक कट्टर कैथोलिक होने के नाते नहीं, परंतु राजनीतिक कारणों से प्रमुखता दी एवं वह चर्च का संरक्षक बना। यानी कहने का मतलब यह है कि नेपोलियन तृतीय ने कैथोलिक धर्म को इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया, इसलिए नहीं कि वह उसका कट्टर समर्थक था। इसका मोटिव पॉलिटिकल था। वो राजनीतिक कारणों से कैथोलिक धर्म को महत्व दे रहा था। फ्रांस की अधिकांश शिक्षा का केंद्र कैथोलिक स्कूल ही थे। विश्वविद्यालय एवं सार्वजनिक विद्यालयों में पादरियों के प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। यही नहीं, कैथोलिक पादरियों के प्रश्न को लेकर उसने क्रीमिया के युद्ध में भी भाग लिया। तो ये थी उसकी गृह नीति। उसने हर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। सम्राट होने के पूर्व राष्ट्रपति पद रहते हुए नेपोलियन III ने अपनी जनता के सम्मुख सुधारों का कार्यक्रम रखा। उसने अपने वायदे के अनुसार फ्रांस की सुख समृद्धि में वृद्धि, फ्रांस की जनता के लिए हॉस्पिटल्स, अच्छे मकान आदि की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त सड़कों, बंदरगाहों, नहरों और रेलों की भी व्यवस्था की गई। इतना होने के बावजूद भी किसी एक राजनीतिक दल को वह अपने पक्ष में नहीं कर सका। कैथोलिक दल भी आरंभिक समय में उसके समर्थन में आया, परंतु बाद में वह उसका विरोधी हो गया। उसकी नेपोलियन III की प्रबुद्धता एवं निरंकुशता को जनता ने उपेक्षित किया। उसका विरोध बढ़ता चला गया और उसकी विदेश नीति के असफल हो जाने पर
उसे अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय का शासन भी समाप्त हो जाता है। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मैं उसकी विदेश नीति की चर्चा करूंगा। आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।